ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो इस वीडियो लेक्चर में चलेगा वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। जनरली इसको हम लोग चाहें तो एक एक डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन दी और काम खत्म हो गया, बट कैसे एटॉमिक मास आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम लोग एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। फिर से मैंने बताया था साइंस जो है वो और कुछ नहीं, सीक्वेंशियल स्टडी है। अगर मैं डायरेक्ट बता दूं, जैसा आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ अ मोलिक्यूल, बस यही डेफिनेशन होती है। बट क्या एक्चुअल में इतना ही होता है? तो आज आप जान जाओगे कि नहीं, ये इससे भी ज्यादा कुछ है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको जो यूनिट्स लिखने आएंगी, आप लोग इस कंसेप्ट के बेस पे वो यूनिट्स भी इजीली आप लोग बता पाओगे। तो मैं शुरुआत करता हूं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट लो, एलिमेंट सबको पता है, एलिमेंट इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ा था कि मैटर की सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है, ऐसा उसने बोला था। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जैसे मेरे पास ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हैं, तो इस पूरे एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास नहीं कहा जाता, इसके एक एटम का मास कितना है, दैट इज द एटॉमिक मास। क्लियर है? जैसे कि अपनी एक क्लास है, 11th क्लास है, तो इस 11th क्लास में सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं 11th क्लास को एक एलिमेंट मानूं और आप लोगों को इसके एटम्स मानूं, तो एक एटम का मास कितना है, दैट इज द एटॉमिक मास। क्लियर है? लेकिन क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्यों हम लोग एटॉमिक मास स्टडी नहीं कर पाए इनिशियली, और क्यों मैं इस बात पे इतना फोकस कर रहा हूं कि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो मेरा काम हो गया खत्म। लेकिन मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास का बेस हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फेस प्रॉब्लम्स encountered in determination of atomic masses। आपको एटॉमिक मासेस निकालने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करते अगर आप उन साइंटिस्ट की जगह पे होते। तो सबसे पहले बात चीज क्या है, एटम इज a very small particle and hence cannot be separated easily from the element। आप एक एटम को चाह रहे हो कि मैं इसको निकाल के और वे कर लूं, इसका मास निकाल लूं। सिंपल है ना, निकालते हैं यहां से एटम और उसको तोल लेते हैं, एटॉमिक मास आ जाता। लेकिन क्या एटम को आप निकाल पाओगे? क्या इस एलिमेंट से इस एटम को सेपरेट कर पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, इसको तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सेपरेट नहीं कर पाओगे तो क्या आप लोग इसका एटॉमिक मास निकाल पाओगे? तो आंसर है नहीं निकाल पाएंगे। तो atom is a very small particle and hence cannot be separated easily from the element, so it is not possible to measure atomic mass। आप एटॉमिक मास को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया लोगों ने कि क्या करो कि जी छोड़ो, फिर एक एटम को ना निकालो। आप लोगों को पता ही है कि
एक मैटर के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलती थी कि सारे एलिमेंट एक ही शेप के हैं, एक ही साइज के हैं और एक ही मास के हैं। एक ही शेप, एक ही साइज और एक ही मास के। एक डाल्टन ने यही बोला था। तो जब सबका मास एक जैसा है तो क्यों ना इस पूरे एलिमेंट को में वे कर लो, जितना भी ये दिया हुआ है वे कर लो। और इसके अंदर कितने एटम्स हैं? मान लो कि इसके अंदर थे 10 एटम्स थे, तो 10 एटम्स का मास कर लिया, मान लिया आ गया x ग्राम। तो एक एटम का मास कितना आ गया? x/10 नहीं आ गया क्या? ऐसे भी तो निकाल सकते थे, कर सकते थे ना। तो क्या कर सकते थे? इट वॉज ट्राइड टू measure the atomic mass by weighing the element. It was tried to measure the atomic mass, कॉमा लगा देते हैं, by weighing the element with large number of atoms and then the total mass is divided by total number of atoms is divided by total number of atoms to measure the atomic mass. ठीक है, क्या किया गया? ये ट्राई किया गया टू मेजर द एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए बाय वेइंग द एलिमेंट को वे करके, कैसे? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जिसके अंदर हैं, एंड देन द टोटल मास इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स टू ऑब्टेन द एटॉमिक मास। बट अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम आई? बट it is not possible, it was not possible, अब आजकल तो है खैर, it was not possible to measure the total number of atoms in a given sample of element। जो सैंपल आपको दिया गया है उसमें कितने एटम्स हैं, क्या ये निकाल सकते हैं? मैंने तो 10 लिख दिया, 10 तो काउंट कर सकते हैं। बट अगर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे अगर हमारे पास क्या हैं, हमारे पास एटम्स हैं, तो उनको काउंट नहीं कर पाते थे। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एक छोटा सा सैंपल भी ले लें, मिलीग्राम में भी, उसमें भी बहुत सारे अरबों खरबों आपको क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे। तो उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटा साइज है। तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं पता, उसको अलग भी नहीं कर सकते। सो अगेन it is difficult to measure the atomic mass। तो एटॉमिक मास की दो कंडीशंस थी, या तो एटम को अलग कर लो या बहुत सारे एटम्स का इकट्ठा वे करके एटम से डिवाइड कर दो। दोनों ही प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या किया? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यूज करेंगे। और अब हम लोग क्या निकालेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं निकाला गया है। कौन सा मास निकाला गया है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या किया गया? टू सॉल्व द above mentioned problems, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए it was suggested to use Avogadro's
Avogadro's law to measure Avogadro's law, it was suggested to use Avogadro's law. Avogadro law and hence relative atomic mass can be calculated instead of absolute atomic mass. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बजाय आप क्या निकाल पाओगे? रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कर पाएंगे, ना कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब कैसे कर पाए? मैंने एक लाइन में लिख दिया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, सिंगल एक एटम लिया, उसको तोल लिया, उसका मास आ गया। बट रिलेटिव क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास calculated with respect to standard weight of an atom of other element। कोई दूसरा एलिमेंट लें और उसका एक एटम लें और उसका स्टैंडर्ड वेट ले लें। स्टैंडर्ड टर्म ज्यादातर आपको कहां मिलेगी? वहां पे मिलेगी जहां पर उसका वेट हमें पहले से पता हो। स्टैंडर्ड वेट मतलब जिसका पहले से वेट हमने पता किया हुआ हो, और वो लेना है 1। ठीक है, वो 1 लेंगे। वो कैसे लेंगे अभी आप समझ जाओगे। तो क्या समझे? ऐसे समझो जैसे कि आप लोग अभी क्या करते हो, अगर आप चीनी लेने के लिए चले गए, तो चीनी लेने गए, बोले 1 किलो दे दो, तो क्या करेगा वो? ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो कितना ही भी दे देगा। उसके पास 1 किलो का वेट है, तो वो वेट रखेगा एक बैलेंस में और एक तरफ रखेगा चीनी। तो जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे, वो कह देगा लो जी 1 किलो चीनी होगी। तो विद रेफरेंस, तो एक वेट था उसके पास जिसका वेट उसको पहले से पता था। ठीक है, उसका मास उसको पहले से पता था, इसलिए उसने वो वेट यूज किया और उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो ये रिलेटिव मास है। क्लियर है? एब्सोल्यूट नहीं है। अदरवाइज तो एब्सोल्यूट में तो क्या करते? हर एक एटम का मास निकालते, फिर कितने जो चीनी के एटम्स लेते, उनका मास 1 किलो होता, तो वो एब्सोल्यूट मास आता। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वेट ऑफ एन एटम। बार बार लिखूंगा, आप समझ जाएं। लिखते हुए भी इस बात पे फोकस रखें कि एक एटम का मास लेना आपने। एलिमेंट तो चाहे कितना ले लो, पर उसके एक एटम का मास लेना। ठीक है, तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टैंडर्ड वेट आपको क्या लेके चलना है? जनरली स्टैंडर्ड वेट शुड बी टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मींस 1। आपको 1 लेके चलना है स्टैंडर्ड वेट को, दैट शुड बी टेकन एज यूनिटी। क्लियर है? तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये एवोगैड्रोस लॉ पे बेस्ड है। अब कैसे है, अब मैं वो एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, तो आप लोगों को एक एक करके पता चल जाएगा। मैं बताने को तो बहुत सिंपल है, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही आइडिया ना हो, और हो सकता है बहुतों को पहले से ही पता हो। तो एक्सप्लेनेशन देते हैं जी। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, भाई मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, under the similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecules। यही था भाई, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, equal number of molecules। तो जितने
जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स। तो क्या किया, रिलेटिव की बात करते हैं तो पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला गया था, सबसे पहले अराउंड 19th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, 1868 की बात है ये। तो उसमें क्या किया गया था, this statement was used to measure क्या मेजर करने के लिए, used to measure relative atomic masses. This statement was used to measure relative atomic masses of elements with respect to किसके विद रिस्पेक्ट निकाली गई थी, टू हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू निकाली गई थी। एक लाइन में मैंने बता दिया, ठीक है। तो कैसे निकाली गई थी अब वो जान लेते हैं। ऐसे जानी गई कि उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन ले लिया एक तरफ, दिस इज हाइड्रोजन, और एक तरफ ले लिया ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सेम प्रेशर, जितना प्रेशर यहां लगा है उतना ही प्रेशर यहां लगेगा जी, ठीक है। सेम प्रेशर लगा दिया गया, ठीक है। सेम प्रेशर दोनों पे, सेम टेम्परेचर दोनों पे। क्लियर है। अब देखो हम टोटल एटम्स तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ और तो कर सकते हैं, देखना अभी। और दोनों का वॉल्यूम ले लिया VmL, इसका भी VmL ले लिया, और इसका वे कर लिया, इसको वे कर लिया, लेट इट कम्स आउट टू बी x ग्राम, इसका कर लिया लेट इट कम्स आउट टू बी y ग्राम, वे कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स भाई, V मॉलिक्यूल्स। अगर ये भी VmL है तो ये भी कितने हो गया, V मॉलिक्यूल्स हो गए जी। तो दोनों में क्या है, V मॉलिक्यूल्स। अब x ग्राम का मास तो हमें पता है ना, ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, दिस इज द मास ऑफ V मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, का मास कितना है x, और ये कितना है V मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास है, V मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा, दैट इज x बाय v, और ये कितना आ जाएगा y बाय v। तो रेशियो अगर निकालेंगे x इज टू y, x बाय v, तो v से तो v कैंसिल, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आएगी रेशियो, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया था कि नहीं आ गया। अब यहां से क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कितने एटम्स हैं जी, कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन में 2 हैं। अभी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बेस पे, एवोगैड्रोस लॉ के बेस पे मैंने एप्लीकेशंस में आपको एटॉमिसिटी बताई थी, तो इतने ही हैं। तो जब आप रेशियो करोगे तो इसमें भी 2 एटम हैं, इसमें भी 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या रेशियो आ जाएगी, x बाय 2 इज टू y बाय 2, यही आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो एटॉमिक रेशियो भी सेम आएगी। तो अगर मैं V मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो आप लोग इसको एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ V। भाई अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो क्या कर सकते थे, इसको 2 टाइम्स ऑफ V एटम्स भी तो लिख सकते थे, 2 टाइम्स ऑफ V एटम्स, पीछे उसमें बता चुका था, 2 टाइम्स ऑफ V एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग बाकी भी चेक कर सकते हैं। हो गया इतना, तो बाकी वही सेम आ गया, 2v कैंसिल हो गया, तो ये रेशियो आ गई। तो एटम की रेशियो नहीं आ गई क्या, एटॉमिक मास नहीं आ गया, 2v एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास इतना था, तो एक एटम का मास कितना हो गया, x बाय 2v, y बाय 2v, क्योंकि दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम थे तो उनकी मास रेशियो आ गई। और ये एक्चुअल में कितनी आई, ये आई 1:16, कितनी आ गई जी, 1:16। मतलब ऑक्सीजन का जो एक एटम है, इस ऑक्सीजन गैस का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, 16 गुना भारी है। तो विद रिस्पेक्ट टू इट, तो इसका एब्सोल्यूट तो हमें नहीं पता चला, पर क्या पता चल गया कि इसके विद रिस्पेक्ट टू, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, ये 16 गुना भारी है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मास लिया गया था वो 1 ही लिया गया था, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये था मेथड। तो क्या किया गया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसीडर्ड सेपरेटली
सेपरेटली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेटली कंसीडर किया गया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड देन they were weighed separately. They were weighed separately as the volume of both the gases were same, hence they were having क्या रखेंगे, they were having same number of molecules, तो उनमें सेम मॉलिक्यूल्स आएगा as both the gases are consisting of, किससे बनी हुई हैं, consisting of two atoms. Both the gaseous molecules लिख देता हूं, both the gaseous molecules are consisting of two atoms each, hence they were also having same number of atoms, तो एटम्स भी सेम आएंगे, ठीक है। सो the ratio of किसकी ratio of masses of gases having equal number of atoms is representing the atomic mass ratio. तो ये है जी एटॉमिक मास रेशियो। तो क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला गया है, आप लोग बस ये याद रख लें, ये तो मैंने मेथड था और लिखवा भी दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग जब पढ़ोगे तो मैं फिर से बता दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर किया गया, सेपरेटली किया गया, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, और फिर उनको वे किया गया अलग अलग। दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, एवोगैड्रो लॉ बोलता है। तो बोथ दी गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, क्योंकि दोनों ही दो एटम से बने हुए हैं, इसलिए दे आर आल्सो हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि रेशियो सेम है तो एटम्स भी सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियो आएगी, क्योंकि एटम्स आगे ना, ये 2v एटम्स हो गए, तो ये जो रेशियो आएगी ये एटॉमिक मास की रेशियो आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन, सिंपली हाइड्रोजन लिख देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है और मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया गया है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या लिया गया, दैट इज इक्वल टू 1, एक यूनिटी ले लिया गया। मैं पहले ही बता चुका हूं किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला गया, हाइड्रोजन, और ये किस पे बेस था, एवोगैड्रोस लॉ पे बेस था। होपफुली क्लियर है। पहली बात, एटॉमिक मास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाए थे, तो रिलेटिव निकाला गया। रिलेटिव मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, एक तरफ हाइड्रोजन रख दो और दूसरी तरफ, पर दोनों के एटम्स सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके एटम्स ज्यादा हैं इसके एटम्स कम हैं, या इसके एटम्स ज्यादा हैं इसके एटम्स कम हैं, ऐसा नहीं, दोनों के एटम्स बराबर होंगे तो क्या आएगा, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन थी, ये हाइड्रोजन थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो 16 गुना भारी है तो ये नीचे चला गया, तो अब वापस इसके बराबर करने के लिए हाइड्रोजन के 16 एटम्स डालने पड़े तो बराबर आ गया जी। तो इसका मतलब ये, इसका एक एटम का मास कितना था 1, और इसका 16 के बराबर आया है, तो इसका मास कितना है, 16 गुना भारी है, किससे, हाइड्रोजन के एक एटम से। ये था रिलेटिव एटॉमिक मास।
लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई यूजिंग हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड, तो इसीलिए तो क्या प्रॉब्लम आई थी वो ही बता देता हूं। प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन using hydrogen as reference, हाइड्रोजन को रेफरेंस यूज करने में क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटॉमिक masses calculated by using किसको भाई, by using hydrogen as reference were fractional। वो क्या आ रहे थे, फ्रैक्शंस में आ रहे थे। मतलब जब मैं वैल्यू निकालने गया, जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वैल्यू आ गई 15.994। अगर मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस हो जिससे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 16 आ जाए तो किसको याद रखना आसान है, तो आप कहोगे सर 16 को याद रखना आसान है। इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यूज को छोड़ दिया गया और हाइड्रोजन को हटा दिया गया। ठीक है, तो रेफरेंस से फ्रैक्शनल वैल्यूज आई। सो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन was used as the reference। ऑक्सीजन को यूज किया गया रेफरेंस। तो अब ऑक्सीजन से भी क्या प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन को क्यों किया गया, बिकॉज ऊपर लिख दिया है मैंने, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही थी तो इससे फ्रैक्शनल नहीं आई। ठीक है, तो ये एक वजह तो ये रही भाई। तो जो दूसरी वजह क्या थी कि इवन जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इवन ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो दूसरी वजह ये थी कि वो इजीली रिएक्ट करता था। ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनते थे, ज्यादातर कंपाउंड्स ऑक्सीजन के ही बनते थे। तो उस टाइम के साइंटिस्ट बोले कि क्यों ना फिर ऑक्सीजन को ही रेफरेंस मान लो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही आपको कंपाउंड स्टडी करने हैं। तो ये किया गया। बट इन 1961, अच्छा इससे एक और प्रॉब्लम आई। इससे क्या प्रॉब्लम आई, तो यही लिख दो क्या, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन यूजिंग ऑक्सीजन। अच्छा एक बार इसका और लिख दें, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो आप लोग इजीली बता दोगे कि सर 16 होता है। तो कितना लेंगे, 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना था, 16 लिया गया। तो 16 लोगे तो क्या करोगे, 1/16 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो 1 बनाना है। तो 1 बनाओगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास अब आ गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूजिंग ऑक्सीजन एज रेफरेंस, ऑक्सीजन को रेफरेंस यूज करके। ठीक है, अब भी प्रॉब्लम आई, समझ में आ रही है ना। अगर हाइड्रोजन को करेंगे तो डायरेक्ट मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर क्या करना है, ऑक्सीजन। क्लियर है, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया कि ये ऑक्सीजन 1/16 क्यों किया। मैंने पहले ही बताया था रेफरेंस एटम का मास 1 लेना है, पर ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो 16 है। तो अब 1 कैसे करोगे, तो 1/16। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन यूजिंग ऑक्सीजन एज रेफरेंस। अब यहां पर याद रखो कि 1961 से पहले, 1961 से पहले 2 टाइप के स्केल्स यूज होते थे। तो क्या यूज करते थे, जनरली chemists use the chemical scale by taking average atomic mass of oxygen as 16 लेके वो यूज करते थे केमिकल स्केल, जो केमिस्ट थे। while physicists
जो फिजिसिस्ट्स थे, जो फिजिशियन जिसको बोलते हैं, फिजिसिस्ट्स यूज द फिजिकल स्केल। वो क्या यूज करते थे? फिजिकल स्केल in which atomic mass of oxygen was considered as, क्या कंसीडर किया जाता था? considered as 16, in which absolute atomic mass of oxygen was considered as 16 किया जाता था। अब तुम लोगों को यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी, एक तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है और यहाँ पे एब्सोल्यूट तो मैं क्लियर कर चुका। एवरेज क्या है तो मैं वही बताने जा रहा हूं। एज मोस्ट ऑफ दी, चलो ऑक्सीजन का ही कंसेप्ट ले रहा हूं तो ऑक्सीजन का ही ले रहा हूं, आगे अलग से बता दूंगा। एज ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स इन किसमें? इन मेनली 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, और ये कौन कौन सी हैं? दीज आर O815, O816 एंड O817। ये है भाई 3 आइसोटॉपिक फॉर्म ऑक्सीजन की। एंड एवरेज, अब क्या करेंगे? अब देखो ये ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन का एक सैंपल है, इस सैंपल में बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो उन सब के आइसोटॉपिक फॉर्म्स भी है ना, हो सकता है जैसे 50 एटम्स थे एक सैंपल के अंदर, तो 50 में से 10 का तो एटॉमिक मास मान लिया 15 था, 20 का मान लिया 16 था, और अगले 20 का था 17। तो अब इनका एटॉमिक मास कितना लिया जाए? तो केमिस्ट तो लेते थे, इसको कहते थे एवरेज एटॉमिक मास, और वो कहते थे, फिजिशियन कहते थे कि जी इनका एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ही 16 है। लेकिन एंड एवरेज एटॉमिक मास अब अगर निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.004, 16.004। तो क्या है? 16.004 है, ना के 16 है। क्लियर है? तो इसी को हटाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम फेस होने लगी कि अब हम लोग उसका 1/16 करूं, तो 16 तो जी आपका मास नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास नहीं है। एवरेज तो कितना आ रहा है? 16.004। वो कह रहे हैं, फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे हिसाब से तो इसका एब्सोल्यूट मास ही 16 है। तो अब क्या करेंगे? तो इसको दूर करने के लिए, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, क्या किया गया? अनदर रेफरेंस was considered and it was carbon 12. This is the most stable element of, most stable atom of कार्बन। कार्बन का सबसे स्टेबल एटम है। कार्बन में भी आप सबको पता है कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी, कार्बन 14 भी, तो सिर्फ कौन सा लिया गया? कार्बन 12। तो आजकल कौन सा रेफरेंस यूज किया जाता है? कार्बन 12 इज द रेफरेंस यूज्ड। होपफुली क्लियर हो गया होगा। देखो 3 रेफरेंस चले थे। पहला रेफरेंस था हाइड्रोजन, प्रॉब्लम हुई। दूसरा था ऑक्सीजन, फिर से प्रॉब्लम हुई। और तीसरा कौन सा था? तीसरा है अब कार्बन 12, जो कि आज तक भी एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या आएगी? तो दिस इज यूज्ड, तो ये यूज किया जाता है। तो बता सकते हो कि क्या होगा अब? एटॉमिक मास क्या रहेगा? सो नाउ कैन यू टेल मी एटॉमिक मास? जस्ट टेल मी, ट्राई टू टेल मी। इट इज the number of times an atom of an element heavier than
देन अब बताओ कितना लूं, कार्बन के एक एटम का मास है 12, तो कितने ग्राम लूं? तो तुम कहोगे सर 1/12 लो, क्योंकि आपको 1 ग्राम लेना है। हैवियर देन 1/12 mass of an atom of carbon 12 क्लियर है? तो क्या आएगा एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को भाई ए से दिखाते हैं। पहले इस ए को एटॉमिक वेट बोला जाता था, एटॉमिक वेट। बट अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे जब मैटर क्लासिफिकेशन करवा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था वेट टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? तो इसलिए एटॉमिक मास यूज किया जा रहा है ए। तो क्या आएगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा मास में लेंगे तो आएगा। क्लियर है जी? समझ गए? तो ये है हमारे पास क्या क्या आ गया? ये दिस इज द एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये अब आपको याद रखना है। मैं पहले भी बोला था कि मैं चाहूं तो इसको एक डेफिनेशन में भी बता सकता हूं, बट मैंने सारी बातें बताई। हाइड्रोजन को पहले लिया गया क्योंकि वो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे बेस्ड था, इजीली हम लोग कर सकते थे। फिर हमने क्या लिया? ऑक्सीजन, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई और उसमें तो हमारे आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कोई एवरेज को कुछ मान रहा था, कोई कुछ मान रहा था, अभी बताऊंगा वो भी। तो एटॉमिक मास अब ये आ गया, मास ऑफ एन एटम। तो इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना भारी है एक एटम किसी भी एलिमेंट का, कितने गुना भारी है, देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये है हमारे पास क्या? एटॉमिक मास। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी? सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? अब बस ये इतना ही एक्सप्लेनेशन मुझे देना था। तो यूनिट क्या है एटॉमिक मास की? इट इज AMU, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो ए से लिख दें क्या भाई? एटॉमिक मास को ए से लिख देता हूं। तो एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज AMU। AMU से दिखा मिलेगा आपको एटॉमिक मास यूनिट, ये है यूनिट। और ये किसके बराबर होती है? इट इज, याद रहे ग्राम में नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला देखा मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन एटम, तो यूनिट तो कोई आई नहीं। तो यूनिट क्या लिख देते हैं? जैसे कि अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखना है तो 16 AMU लिख देते हैं। 16 क्या लिख देते हैं? AMU। तो इट इज दी 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा क्या होता है? AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रहे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का ये हिस्सा है। अब ये कितना आएगा ये अब हमें जानना है। याद रहे एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास 12 नहीं होता है, इट इज दी, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कितनी आएगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। ये वैल्यू वैसे मोल कंसेप्ट पे आती, पर मैंने आप लोगों को इसी में बता देता हूं क्योंकि जस्ट एक वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखनी है। और ये वैल्यू है कितनी? दैट इज इक्वल टू 1 मास, यहां लिख दूं, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इट इज 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। इतने ग्राम है, 10⁻⁻23 ग्राम्स है। तो कितना आ जाएगा 1 AMU की वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 12। और ये वैल्यू आ जाती है 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दिस इज 1 AMU।
एक एटॉमिक मास यूनिट हमेशा इतने ग्राम के बराबर होगा। आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये जो वैल्यू है 1.9924 ये एक एटम की है। जो मैंने 12 बोला 12 ग्राम में एक्चुअल में एक एटम नहीं होता। वो अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 12 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे। ये मोल कंसेप्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो आप लोग समझ लें, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज दिस वन, 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, अब अगर मान लो कोई कहे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और आगे लिख दिया AMU, आप लोग ग्राम में बता सकते हो कितना आएगा? ग्राम में कितना आएगा एक एटम का मास? तो वो क्या आ जाएगा 16 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करें तो चलो कार्बन का भी देख लें। दिस इज 12 AMU, तो ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है, समझ गए? तो ये है यूनिट। जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे तो आपको हमेशा AMU में लिखना है। सो दिस इज यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो ये याद रह जाएगा AMU क्या होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के एक एटम का मास निकाला जा चुका है। आगे बताऊंगा, जब मैं आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वहां पर फिर से ये सारी बातें बताऊंगा। और वही है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। 12 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास है, ना कि एब्सोल्यूट। क्लियर? तो ये है हमारे पास भाई एटॉमिक मास आ गया। और एक और स्केल होता है यूनिफाइड स्केल। तो पहली यूनिट तो ये है एटॉमिक मास यूनिट, और जो दूसरी यूनिट है वो है यूनिफाइड स्केल। यूनिफाइड स्केल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वहां पर अगर आपने देखा होगा एक केमिस्ट स्केल था, केमिकल स्केल, एक फिजिकल स्केल था, और उनमें जो एवरेज लिया गया वो एवरेज से एक्चुअल मैच कर नहीं रहा था, तो इसीलिए उसको बदल दिया गया और वो क्या आ गया यूनिफाइड स्केल। क्या है? इट इज यूज्ड टू रिमूव द ड्यूअलिटी ऑफ क्या, किस चीज की ड्यूअलिटी आई हुई थी? याद हो तो आपको, फिजिकल केमिकल स्केल और एवरेज एटॉमिक मास की ड्यूअलिटी ऑफ फिजिकल केमिकल स्केल एंड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इनकी ड्यूअलिटी को, तो ये कब यूज किया जाता है? सो दिस स्केल is used when carbon 12 is used as reference। तो आप लोग कहोगे सर ऊपर तो आपने AMU लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं कि this unit is represented by, in this scale, on this scale unit of एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होगा? रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट होती है। बट इवन नाउ-अडेज इन प्लेस ऑफ यू AMU is generally used। जनरली हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं? AMU ही यूज कर रहे हैं, बट यूज कौन सी होनी चाहिए? U यूज होनी चाहिए, क्योंकि U ही आपका कार्बन 12 का रेफरेंस था। ठीक है, कार्बन 12 का जब रेफरेंस लिया गया तो U यूनिट यूज होनी चाहिए थी, बट क्योंकि हम लोग पहले से AMU यूज करते आ रहे थे तो आज भी हम लोग AMU ही यूज करते हैं। एक बात और बता दूं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है स्टूडेंट्स को, बट जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो ये भी आपका दूर हो जाएगा। नोट में लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कि AMU ही यूज किया जाता है। AMU इज इक्वल टू 1 डाल्टन, तो लोग डाल्टन भी यूज कर लेते थे पहले,
1 AMU इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डाल्टन। तो पहले AMU की बजाय डाल्टन यूनिट भी यूज की जाती थी, ठीक है। जैसे ही कार्बन 12 यूज हुआ तो वो बोले भाई अब AMU को हटा दो, अब आप लोग क्या यूज करने लग जाओ, अब आप लोग U यूज करने लग जाओ, क्योंकि अब आपको 16 और 16.004 में प्रॉब्लम नहीं रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। अब मैं बात करूंगा ग्राम एटॉमिक मास। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास बता सकते हो क्या अभी आप लोग इजीली बता सकते हो? तो टेल मी व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को क्या भी बोलते हैं? ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन द atomic mass is represented in grams, is known as then this mass is known as ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स। जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU, और मैंने अब इसको ग्राम में लिख दिया 16 ग्राम। तुम कहोगे नहीं सर 1 AMU तो ग्राम में आपने कुछ और लिखा था, तो मैं वह भी लिख देता हूं। तो याद रहे दिस इज इक्वल टू, दिस इज 16, 1 AMU किसके बराबर था? अभी निकाला था हमने 1.66 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। तो एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया? ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम कहोगे सर ये ग्राम हुआ, आपने तो 16 AMU को 16 ग्राम लिख दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हमें पहले नहीं पता था, अब हमें यह पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा उसमें कितने एटम होंगे? उसमें एटम होते हैं 6.00। एटॉमिक मास इज इक्वल टू कंटेन्स कितना? कंटेन्स हमेशा, चाहे कोई भी एलिमेंट है, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स हैं मोल कंसेप्ट में, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये तो एक एटम का मास आया ना, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन वेज कितना? 16 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये तो एक एटम का मास है, लेकिन एटॉमिक मास के अंदर जब हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं उसके अंदर कितने एटम है? उसमें एक एटम नहीं है, उसमें कितने एटम है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वेज कितना? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने ग्राम। अगर ये वैल्यू करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 1। ये दोनों को गुणा किया तो लगभग 10 आ गया, और ये आ गया 10⁻⁻1। तो 10 गुना 10⁻⁻1 इज 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई है? दिस इज 16। तो एटॉमिक मास, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा इसके बराबर आएगा, दैट इज 16 ग्राम। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा, तो इसीलिए मैं अभी इतना डीप में जाना नहीं चाह रहा। आप लोग ये समझ लो 16 AMU रिलेटिव, और फिर उसको क्या कर दिया? 16 ग्राम। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास आ गया अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो। क्लियर है? मैं फटाफट से एक और भी